गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो हमने कनिष्ठ सहायक के लिए आबकारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको दिया था, उसका हम वीडियो सॉल्यूशन आज करेंगे। तो पेपर आपके पास होगा। अगर कोई सीधे इस वीडियो को ही देख रहा है तो उसे हम बता दें कि प्ले लिस्ट में एक वीडियो होगा जिसमें कि इस कोर्स के विषय में बताया गया है कि एक निःशुल्क कोर्स है जिसमें जुड़ के आप एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के या व्हाट्सएप नंबर से जुड़ के डेली आप क्या ले सकते हो, कनिष्ठ सहायक का एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, उसको स्वयं सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद अगले दिन आपको क्या मिलेगा, इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर पहले की, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन जो था ये था कि निम्न में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्न में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन जो था पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी और चौथा था राजस्थानी हिंदी। इन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो जनरली हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं जिनमें राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी होती है। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं केवल हिंदी को 2 उपभाषाओं में बांटते हैं, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो इनमें सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पूर्वी हिंदी, क्योंकि पश्चिमी हिंदी की कभी बोली नहीं हो सकती कौन सी, पूर्वी हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला यानी पूर्वी हिंदी। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन था पहले पुष्प, दूसरा था विहिप, तीसरा था वन और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पर्यायवाची अगर आपने उत्तराखंड भी पढ़ा हो तो उत्तराखंड में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, नंदन कानन। प्राचीन नाम था किसका, फूलों की घाटी का। तो इस टाइप से कानन जो है वो शब्द किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो इनमें से पुष्प का नहीं बल्कि वन का पर्यायवाची होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कानन एक पर्यायवाची है किसका, वन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वन। तीसरा क्वेश्चन जो था वो था निम्न में से सगोश वर्ण का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन इसमें खा था, दूसरा छा था, तीसरा टा था और चौथा जो था झा था। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन इसमें आपने देखे थे। और इनकी अगर बात की जाए तो ये सगोश के विषय में पूछ रहा है। सगोश किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर इंद्रियां जो होती हैं इनमें कंपन होता है, उनको सगोश कहते हैं। और सगोश के बारे में एक बात आपको पता होगी कि हर जो वर्ग होता है उसका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होता है ये सगोश होता है। तो इनमें अगर हम देखें पहला ऑप्शन खा तो ये दूसरा वर्ण है, तो ये सगोश नहीं होगा। छा जो है दूसरा वर्ण है, ये सगोश नहीं होगा। टा जो है पहला वर्ण है, ये सगोश नहीं होगा। जबकि झा जो है चा वर्ग का क्या है, चौथा वर्ण है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा चौथा, क्योंकि तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होता है वर्ग का ये सगोश होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें, मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल, मृदुल का विलोम शब्द पहला ऑप्शन है कठिन, दूसरा है खराब, तीसरा है रुक्ष और चौथा है वक्र। अब विलोम शब्द में आपको ये बात याद रखनी है कि समानार्थी कुछ शब्द हो सकते हैं लेकिन विलोम शब्द जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं मुलायम का बोलूं तो मुलायम का जो हो जाएगा वो कठोर सही हो जाएगा, लेकिन मृदुल का विलोम शब्द जो सही होगा वो रुक्ष होगा। तो मृदुल का जो होगा वो क्या रखना है आपको, रुक्ष रखना है। अगर इसका कोई समानार्थी और होता फिर भी आंसर जो होता वो रुक्ष ही होता। तो ये मृदुल का जो होगा रुक्ष। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, तो इसमें पहला जो है व्रत, ये सही है। बाकी आप देख रहे होंगे कि किबार गलत है और जो अंताक्षरी इसमें लिखा है, अंताक्षरी की जगह जो लिखा है वो अंताक्षरी लिखा है। तो बाकी सब अशुद्ध हैं, केवल जो आंसर है वो पहला कौन सा, व्रत जो है वो सही है। छठा जो है व्यस्त शब्द का विलोम बताना है। व्यस्त शब्द का विलोम, पहला ऑप्शन लावारिस, दूसरा आवारा, तीसरा अकर्मण्य और चौथा होगा स्वस्थ। तो जैसे आपको पता लग रहा है कि व्यस्त जो है, व्यस्त वो होगा जो लगातार कार्य कर रहा हो, और इसका ठीक उल्टा जो हो जाएगा वो अकर्मण्य हो जाएगा। अकर्मण्य यानी कि जो कोई कार्य ना करता हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा 7वां क्वेश्चन है परम औसत की में प्रयुक्त संधि कौन सी है। परम औसत में आपको संधि बतानी थी। पहला ऑप्शन वृद्धि संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है आयादी संधि और चौथा है यण संधि। तो परम औसत में जो संधि होगी इसका संधि विच्छेद जो होगा परम धन औसत होगा। परम धन औसत जो होगा ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा और इसका आंसर वृद्धि संधि होगा। वैसे भी ज़्यादातर आपने देखा होगा, रूल तो पढ़ने होते हैं लेकिन ज़्यादातर जिनमें औ की मात्रा स्वर संधि में आती है वो वृद्धि संधि में होते हैं, जबकि अगर ए की मात्रा है जैसे रमेश, सुरेश, तो ये सारे किस में आते हैं, गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। बाकी रूल जो होते हैं वो तो पढ़ने ही होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 8वां, जो शत्रु की हत्या करता है इसके लिए एक शब्द। ऑप्शन है पहला एकराट, दूसरा है शत्रुघ्न,
तीसरा है द्रव्यहारी और चौथा है प्राणदा। तो आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, शत्रुघ्न इसका आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है? तो इसमें कृदंत प्रत्यय के बारे में बताना था। प्रत्यय के जो दो भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय जो कि धातु में जुड़ने से बनते हैं और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ने से बनते हैं। तो इनमें जो कृदंत प्रत्यय का उदाहरण होगा वो आंसर हो जाएगा तीसरा दुधारू। आप देखोगे कि कृत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय जो होंगे, रू वाले जो उदाहरण होंगे जिनमें रू जुड़ के प्रत्यय बनता है, ये सारे जो लिखे होंगे कृत प्रत्यय वाली लिस्ट में लिखे होंगे। 10वां क्वेश्चन जो है, मुकेश पढ़ता है वाक्य का प्रकार सरल, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि देखने पर वाक्य को पता लग रहा है कि ये क्या है, सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें कोई भी दो बातें जुड़ती हुई नहीं दिख रही हैं। अगर दो बातें जो होती किसी संयोजक शब्द से जुड़ी होती और वगैरह से, तब ये संयुक्त वाक्य होता। तो ये मुकेश पढ़ता है, ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डाक गाड़ी में प्रयुक्त समास कौन सा है? डाक गाड़ी में बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो डाक गाड़ी जो होगा, इसका समास विग्रह जो होगा ये डाक के लिए गाड़ी होगा, और डाक के लिए गाड़ी जो होगा ये इस प्रकार से ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। आपको लग रहा होगा कि डाक गाड़ी एक विशेष यानी तीसरे पक्ष को भी दिखाता है, यानी बहुव्रीहि होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तत्पुरुष समास इसका सही आंसर होगा डाक गाड़ी का। अगला क्वेश्चन जो है 12वां, टांग अड़ाना का अर्थ क्या है? तो टांग अड़ाने में ऑप्शन जो है, पहला बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, तीसरा है गलत काम करना, या चौथा है अवरोध पैदा करना। तो टांग अड़ाना जैसे कि आपको पता लग रहा है, तो इसका आंसर होगा अवरोध पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, स्त्री किस भाषा का शब्द है? स्त्री किस भाषा का शब्द है? तो स्त्री के विषय में पूछ रहा है कि किस भाषा का शब्द है, और ऑप्शन जो इसमें दिए हुए हैं, एक जो है वो पुर्तगाली, दूसरा तुर्की, तीसरा फारसी और चौथा अरबी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अनानास हो गया, अलमारी हो गया, आलपिन हो गया, स्त्री हो गया, इस्पात हो गया, कमीज हो गया, तौलिया हो गया, पपीता हो गया, बोतल, मिस्त्री, संतरा, ये सब जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो स्त्री भी इनमें से एक है, तो स्त्री जो होगा वो किस भाषा का होगा, पुर्तगाली का होगा। ठीक है, स्त्री से इस्पात भी होगा, तो ये भी किसका होगा, पुर्तगाली होगा। तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन जो है वो 14वां क्वेश्चन, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है पहला 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो जब हम रस के प्रकार की बात करते हैं तो रस का आधार जो होता है वो स्थायी भाव होता है, और स्थायी भाव की मूल रूप से संख्या मानी जाती है 9, यानी रस भी कितने माने जाएंगे, 9 माने जाएंगे। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने उसके बाद वात्सल्य और भगवत विषयक रति को भी रस के अंतर्गत रखा। इस प्रकार से ये 11 हो गए, लेकिन मूल रूप से जो माने जाते हैं 9 माने जाते हैं। तो अब 11 में जिन दो को हम शामिल नहीं करेंगे वो कौन से होंगे, यानी वात्सल्य रस को हम शामिल नहीं करेंगे इसमें, और भक्ति रस को शामिल नहीं करेंगे। जब हम 11 लेते हैं तो इन दो को शामिल नहीं करेंगे। जब हम 9 लेंगे, 11 में से 2 कौन हटाएंगे, वात्सल्य रस को हटाएंगे हम, और दूसरा किसको, भक्ति रस को हटाएंगे। और 9 रस कौन से होंगे, तो श्रृंगार रस होगा, हास्य रस होगा, करुण रस होगा, वीर रस होगा, रौद्र रस होगा, भयानक रस होगा, विभत्स रस होगा, अद्भुत रस होगा, और 9वें नंबर पे शांत रस होगा। कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 9वां रस किसे कहते हैं, तो आंसर होगा कौन, शांत रस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो 9 आपको टिक करना है इस टाइप के क्वेश्चनों में, रसों की संख्या। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां जो है, निम्न में से कौन तत्सम शब्द का चयन कीजिए? पंछी, पूरब, पारद या पथ। तत्सम यानी कि जो ऐसे शब्द जो कि सीधे के सीधे किससे ले लिया गया हो, संस्कृत से ले लिया गया हो। तो इनमें जो आंसर होगा वो पारद होगा, क्योंकि पारद का तद्भव रूप जो होगा वो पारा होगा। पारद एक तत्सम हो जाएगा और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 16, मुख मानो चंद्र है, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो ऑप्शन है इसमें पहला उल्लेख, दूसरा है स्मरण, तीसरा है रूपक और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मनो मानो मनेहु, जनो जानो जनेहु, इस टाइप के शब्द अगर किसी पंक्ति में आते हैं तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका आंसर हो जाएगा, यानी चौथे नंबर का आंसर। 17वां क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, के लिए किस कारक का चिन्ह? के लिए किस कारक का चिन्ह? ऑप्शन है पहला कर्म, दूसरा है संप्रदान, तीसरा है संबंध और चौथा है अपादान। तो जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाती है उसी को क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। तो के लिए किसका पद चिन्ह हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा किसका, संप्रदान। संप्रदान इसका आंसर होगा। 18 क्वेश्चन, साकेत किसकी कृति है? तो साकेत एक फेमस कृति है, किसकी? ऑप्शन है पहला मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है धर्मवीर भारती और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो साकेत लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, साकेत कृति है किसकी, मैथिली शरण गुप्त की।
19वां क्वेश्चन जो है वो है यासव किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है पहला सूर्य, दूसरा है कुबेर, तीसरा है कार्तिकेय और चौथा है इंद्र। तो यासव को अगर हम देखें तो एक चीज आपको याद रखनी है, सुरपति, देवराज, महेंद्र, मधवा, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, यासव, ये सब पर्यायवाची हैं किसके? इंद्र के। तो इस टाइप से जो है इंद्र के। पुरंदर जो है वो कई बार पहले परीक्षाओं में पूछा गया, तो जनरली सबको पता रहता है। यासव भी याद रखना है आपको कि यासव जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये भी इंद्र का पर्यायवाची है। और 20वां क्वेश्चन है पलाश वन किसकी रचना है? पलाश वन किसकी रचना है? ऑप्शन है पहला केदारनाथ सिंह, दूसरा है रांगे राघव, तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नरेंद्र शर्मा। पलाश वन किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा। इस टाइप से हमने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं हिंदी के। तो हिंदी के क्वेश्चन आपको डेली देखने और खास करके रचनाएं, पर्यायवाची, जैसे मैंने यासव बताया, ये सारी चीज़ें याद करनी है। और बाकी इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं समास के, जैसे डाक गाड़ी मैंने बताया, तो ये सब आपको नोट करके रखने हैं। विलोम शब्द भी आपको नोट करके रखने हैं। अब हम जीएस के कुछ क्वेश्चनों की ओर तरफ चलते हैं और 21वां क्वेश्चन देखते हैं। दीफू दर्रा किस राज्य में? दीफू दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल। तो दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की जो म्यांमार के साथ सीमा लगती है उस तरफ ये दीफू दर्रा स्थित है। 22वां क्वेश्चन जो है बोरो नामक जनजाति किस देश में पाई जाती है? बोरो जनजाति, ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया। सारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं और इसमें बोरो जो होगा ये ब्राजील की जनजाति आएगा आंसर। 23वां क्वेश्चन है इरी और ओंटारियो झील को आपस में जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ऑप्शन है पहला सू नहर, दूसरा है वेललैंड नहर, तीसरा है पनामा नहर और चौथा है गोटा नहर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा वेललैंड नहर। वेललैंड नहर जो है वो किसको जोड़ती है? इरी और ओंटारियो को। और इरी और ओंटारियो के बीच में ही एक जलप्रपात है, इसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। फार्मूला आपने सुना होगा ONE1। ओ से ओंटारियो हो जाता है, एन से नियाग्रा हो जाता है और ई से जो हो जाता है वो इरी हो जाता है। तो इनके बीच में एक नियाग्रा जलप्रपात भी स्थित है और वेललैंड नहर जो है इनको आपस में जोड़ती है। 24वां क्वेश्चन है सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पहला मैक्सिको, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है कोलंबिया और चौथा है इक्वाडोर। अब सोनोरान मरुस्थल की अगर बात करेंगे तो ये यूएसए के दक्षिणी भाग में और मैक्सिको के उत्तरी भाग में स्थित है। यानी दो ऑप्शन जो हैं इसमें वैसे तो ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा विस्तार जो है मैक्सिको में है और मैक्सिको के सबसे गर्म मरुस्थलों में इसको गिना जाता है। इसलिए यहाँ पे सिंगली इसका आंसर जो हम टिक करेंगे वो मैक्सिको करेंगे। भले इसका कैलिफोर्निया वगैरह जो प्रांत है उसमें भी इसका कुछ विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25वां, बनास किसकी सहायक नदी है? कोसी, बेतवा, चंबल या महानदी? तो बनास जो है राजस्थान में बहने वाली नदी है, चंबल की ये सहायक नदी है और चंबल यमुना की सहायक नदी है। बनास जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना पूरा जीवन चक्र राजस्थान के अंदर ही पूरा करती है, यानी उद्गम भी है इसका और जहाँ पे ये मिलती है बेतवा चंबल से, तो चंबल नदी में भी जहाँ पे इसका मिलन बिंदु है वो भी राजस्थान में पड़ता है। तो अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करती है बनास का राजस्थान के अंदर। किसकी सहायक नदी होगी? चंबल। और चंबल जो हो जाएगी वो किसकी? यमुना की। और यमुना हो जाएगी गंगा की। 26वां क्वेश्चन अगर हम देखें, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन है पहला चर्चिल ने, दूसरा है एटली ने, तीसरा है माउंटबेटन ने और चौथा है साइमन ने। चर्चिल जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लेमेंट एटली जो थे ये 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। साइमन जो थे साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे और माउंटबेटन जो थे भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और बाद में भारत के पहले वायसराय भी बने। और माउंटबेटन जो थे इन्होंने ही महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 27वां, स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? किससे किया गया था ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला जमींदारों से, दूसरा है किसानों से, तीसरा है मजदूरों से और चौथा है व्यापारियों से। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो स्थायी बंदोबस्त का जनक जो है भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1793 में से लागू कर दिया गया था, बंगाल वाले हिस्से में से लागू किया गया था। ये एक कॉन्ट्रैक्ट था अंग्रेजों का जमींदारों के साथ, जिसमें कि जमींदारों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि कर वगैरह इकट्ठा करके जमींदार जो होंगे वो अंग्रेजों को देंगे, जिससे कि बड़ी मात्रा में भारतीय किसानों का शोषण हुआ था। यानी ये जो स्थायी बंदोबस्त था ये भारतीय किसानों के पक्ष में नहीं था,
बल्कि इससे क्या हुआ था, जमींदारी प्रथा को बढ़ावा मिला और साथ ही साथ किसानों का शोषण और ज़्यादा बढ़ गया था। तो याद रखना आपको कि किसके साथ हुआ था बंदोबस्त, जमींदारों के साथ। और स्थायी बंदोबस्त का जनक भारत में कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां जो है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ऑप्शन है पहला लॉर्ड कर्जन द्वारा, दूसरा है लॉर्ड मिंटो द्वारा, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी द्वारा और चौथा है लॉर्ड वेलेजली द्वारा। तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है इसका आंसर होगा पहला लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1905 में जो बंगाल विभाजन है उसमें जो कर्जन ने नीति अपनाई, इसको फूट डालो और राज करो की नीति कहा गया। लेकिन एक क्वेश्चन सेम और आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम फूट डालो और राज करो की नीति को पोषित करता था? जब अधिनियम की बात आएगी तो आंसर होगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि उसमें भी जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की बात की गई तो वो भी फूट डालो और राज करो जैसा ही था। तो अधिनियम आएगा तो 1909 का अधिनियम आपको टिक करना है, और ऐसे गवर्नर जनरल में वो पूछेगा तो लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन से जोड़ के से देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 29वां है, यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन है पहला मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है अकबर, तीसरा है सिकंदर लोदी और चौथा है गयासुद्दीन तुगलक। तो इब्ने बतूता की अगर बात करें तो इब्ने बतूता जो था ये मोरक्को का निवासी था। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी रब्बात है। 1333 के आसपास जो था ये इब्ने बतूता भारत में आया और उस समय दिल्ली सल्तनत में जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और फिर 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन भी भेजा था अपना राजदूत बना के। इब्ने बतूता से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसने एक पुस्तक लिखी है रहेला, जो कि मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई, जिससे कि सल्तनत कालीन गुप्तचर व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था इत्यादि के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। 1333 के आसपास इब्ने बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 30वां क्वेश्चन अगर हम देखें, सल्तनत कालीन शासकों में कौन अफगान मूल के थे? ऑप्शन है पहला खिलजी, दूसरा है तुगलक, तीसरा है सैयद और चौथा है लोदी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अफगान मूल के जो इनमें से थे सल्तनत काल में वो लोदी थे, और अफगान ही एक उपाधि लिया करते थे, शाह की उपाधि। इसलिए जब हम उत्तराखंड पढ़ते हैं और बलभद्र पाल के विषय में पढ़ते हैं कि बलभद्र पाल जो था पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि ली, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बलभद्र पाल का टाइमिंग जो है वो मैच नहीं होता है किससे, लोदी से, लोदियों से मैच नहीं होता। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि लोदियों ने उपाधि दी होगी, क्योंकि जो ये शाह की उपाधि है ये लोदियों की थी और लोदी जो थे उनका संबंध जो था अफगान मूल से रहा था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि लोदी थे जो अफगान मूल के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है? ऑप्शन है पहला मंदी, दूसरा अति उत्पादन, तीसरा है मुद्रास्फीति और चौथा है मुद्रा अविस्फीति। तो वैसे तो इसमें पूरी ढंग से लैंग्वेज क्लियर नहीं है, जनरली ये इस टाइप से होगा कि लगातार जो है कीमत, वस्तुओं की कीमतें बढ़ना और मुद्रा की क्रय क्षमता घटना, इसको कहते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर इन्फ्लेशन होगा, भले ही पूरे ढंग से स्पष्ट नहीं है ये। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज पूरे ढंग से क्वेश्चन की उतनी सही नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन जो होता है उसमें साथ ही साथ ये भी होता है कि मुद्रा की जो क्रय क्षमता होती है, परचेजिंग पावर होती है, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा मुद्रास्फीति होगा। 32 क्वेश्चन जो है, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? यूरो, रुपया, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग। तो ये बिल्कुल आपको पता है कि भारत में जो है रुपया जो है विधिग्राह्य मुद्रा है। 33वां क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। स्वतंत्रता के समय जो था वो तृतीय क्षेत्र का योगदान जो था वो कम था, लेकिन वर्तमान में जो है लगभग 13.5% के आसपास जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बचा है। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, सबसे कम इसका योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ऑप्शन है पहला तकनीकी, दूसरा चक्रीय, तीसरा है घर्षणात्मक और चौथा है संरचनात्मक। आपको ये ध्यान रखना है कि विकासशील देशों में जो सर्वाधिक बेरोजगारी होती है संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, क्योंकि विकासशील देशों में क्या होता है कि संरचनात्मक ढांचा इस प्रकार से होता है कि उच्च तकनीकी ना होने के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या आती है। तो ये सारे ही विकासशील देशों की एक समस्या रहेगी संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका आंसर संरचनात्मक बेरोजगारी होगा। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर ये आए कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या कौन सी बेरोजगारी है, तो इसका आंसर होगा शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35वां, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, शिक्षा, लघु उद्योग या फिर विद्युत।
तो ये सुंदरराजन समिति है, इसका संबंध आएगा पेट्रोलियम से, इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है पहला केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है जिला न्यायाधीश, चौथा है चुनाव आयोग। तो यह आपको याद रखना है कि पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार लेती है, जबकि पंचायत चुनाव कराना जो कार्य होता है, ये पंचायत चुनाव का जो संपन्न कराएगा वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, लेकिन इसके लिए निर्णय लेना ये राज्य सरकार का काम होता है। तो आंसर जो होगा वो राज्य सरकार होगा। ठीक है। 37वां क्वेश्चन अगर हम देखें, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? जनसंघ दिया हुआ है, दूसरा बीजेपी दिया हुआ है, तीसरा स्वतंत्र पार्टी दिया हुआ है और चौथा भारतीय साम्यवादी दल दिया हुआ है। तो इनमें से देख सकते हो आपकी बीजेपी वगैरह जो है स्वतंत्रता के बाद की पार्टियां हो गई। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा यानी कि सीपीआई, भारतीय साम्यवादी दल जो है ये स्वतंत्रता से पूर्व में बना हुआ दल हो जाएगा। साम्यवादी दल सीपीआई 1925 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है कि इनमें सीपीआई जो है वो स्वतंत्रता से पहले का है। 38वां जो क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन है पहला राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन है उपराज्यपाल द्वारा, तीसरा है गृह मंत्री द्वारा, चौथा है प्रशासक द्वारा। संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा है। तो ये आपको जनरली याद रखना, जनरली हमें ये पढ़ के चलते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में एक प्रशासक होता है, लेकिन आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो तो पॉलिटिकल साइंस में जो साफ क्लियर ये बताया गया कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। और राष्ट्रपति किसके माध्यम से कराएगा? प्रशासकों के माध्यम से। लेकिन इसका सिंगल आंसर देना हो कि प्रशासन होता है तो इस राष्ट्रपति द्वारा होता है, ऐसा संविधान बताता है। प्रशासक जो होंगे राष्ट्रपति, उनके द्वारा जो होगा वो प्रशासन चलाएगा, लेकिन संविधान ये बताता है कि प्रशासन जिसके हाथों में होगा वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसीलिए ये संघ राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र में कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39वां, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं किया गया? यानी कि कुल मिला के बताना है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं। ऑप्शन है पहला योजना आयोग, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग और चौथा है चुनाव आयोग। तो इनमें से अगर हम देखें तो वित्त आयोग का जिक्र अनुच्छेद 280 के अंदर हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हुआ है, 324 में जो है चुनाव आयोग का जिक्र हुआ है। तो बचा योजना आयोग। योजना आयोग जो है ये आपको याद रखना है कि 1950 में योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये मंत्रिमंडल के एक निर्णय के द्वारा हुआ था, और एक मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा ही इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह एक नया आयोग बनाया गया, नीति आयोग। तो नीति आयोग भी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग जो है ये भी मंत्रिमंडल के एक निर्णय द्वारा बना है। ये भी आपको याद रखना है, कोई संस्था जिस प्रकार से उसका निर्माण हुआ होगा उसी प्रकार से उसका विघटन किया जा सकता है। क्योंकि योजना आयोग जो थी वो केवल मंत्रिमंडल के एक निर्णय से बनी थी, इसलिए इसको एक मंत्रिमंडल के निर्णय से समाप्त भी कर दिया गया। अगर ये संवैधानिक संस्था होती तो इसको समाप्त करने के लिए कोई संविधान संशोधन किया जाता। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है पहला राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदें जो हैं, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाई गई थी, तो उसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम को अगर आप पढ़ो, उसकी जो धारा 15 है उसमें क्षेत्रीय परिषदों की बात की गई है। और क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति करता है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष देश के गृह मंत्री होते हैं। अभी भी देखोगे, अभी देश के गृह मंत्री जो हैं वो श्री अमित शाह हैं, और उन्होंने अभी क्षेत्रीय परिषदों की मीटिंग भी बीच में ली थी, उसकी अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्ष आपको याद रखना है गृह मंत्री, लेकिन गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां, वायु निम्न में से क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो वायु के विषय में आपने पढ़ाई होगा, वायु जो है वो क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण। तो आंसर होगा मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां, निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित यानी कि जिसमें कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आंसर होगा न्यूट्रॉन, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो आंसर होगा न्यूट्रॉन। 43वां क्वेश्चन है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? साइकस, पाइनस, सेनेजिनेला या सिकोया? तो चिलगोजा जो है ये आपको याद रखना है, पाइनस जेराडियाना जो है उसके बीज को क्या कहते हैं? चिलगोजा कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा पाइनस। 44वां क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज? तो आंसर होगा मूंगफली। इनमें आलू वगैरह इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रकंद की श्रेणी में आते हैं। तो याद रखना है कि मूंगफली इसका आंसर होगा।
45वां क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक, विषाणु, जीव द्रव्य या फिर कोशिका। तो इनमें सीधी सी बात है, आपको याद रखना है कि साइटोलॉजी जो होता है ये कोशिका का अध्ययन है और उत्तक का अध्ययन कहलाता है क्या? हिस्टोलॉजी। तो इसका आंसर सही जो होगा उत्तक हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन के डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। बाकी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो जिस ग्रुप में आप जुड़े हो आप पूछ सकते हो, उसमें आपको सॉल्व करके वो दे दिया जाएगा। और कोई अगर ऐसा टॉपिक है जो लगातार आपको पेपरों में दिक्कत करता है, कोई रीजनिंग या मैथ्स का क्वेश्चन, तो फिर उस पूरे टॉपिक पे वीडियो बना के आपको दी जाएगी, जिसमें कि वो पूरा टॉपिक जो होगा वो कंप्लीट होगा। 46वां क्वेश्चन जो था, किसी दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र हैं जिनमें से प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं, तो उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? इसका आंसर जो निकलेगा वो तीसरा होगा 38। 47वां जो था ये कोडिंग वाला था, कोडिंग डिकोडिंग वाला, इसका आंसर दूसरा होगा RMS। और 48 वाला जो होगा गलत पद चुनना था, इसका आंसर होगा दूसरा 20। 49 वाला जो है इसमें अगली संख्या ज्ञात करनी थी, इसका आंसर होगा तीसरा 754। और 50वां जो था ये रक्त संबंध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो आना था वो चौथा आना था माँ। 51वां जो था वो कार्य वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और 51 का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा 11। 52वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो विषम का चयन करना था, मानचित्र, पोस्टर, पेपर और चार्ट। अब मानचित्र जो होता है ये विशेष प्रकार की कागज पे बनाई गई आकृति हो गई, पोस्टर भी इसी प्रकार से हो गया, चार्ट भी हो गया, तो इनमें विषम जो हो जाएगा वो पेपर हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन एवरेज से जुड़ा हुआ था, तो एवरेज वाले का आंसर जो होगा वो चौथा हो जाएगा 42। इसे आप एक्स रख के भी वहाँ पे कर सकते थे, जितनी संख्या है उससे भाग दे के, या फिर डायरेक्टली भी ये निकल सकता है शॉर्ट ट्रिक से। 54वां क्वेश्चन जो था ये रैंक का था और रैंक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, तो अमन का नीचे से कौन सी रैंक होगी? तो इसका आंसर होना था पहला 5वां। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हुई हो रीजनिंग में तो आप अलग से पूछ सकते हो, जिस ग्रुप में आप जुड़े हो व्हाट्सएप में, आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और अगर वो टॉपिक आपको आता ही नहीं है, ज़्यादातर लोगों को अगर कोई टॉपिक नहीं आता तो फिर उसको अलग से आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। 55वां क्वेश्चन जो था, अब उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। संगला कोटी मेला आयोजित किया जाता है, संगला कोटी मेला। ऑप्शन है पहला टिहरी, दूसरा है पौड़ी, तीसरा है अल्मोड़ा और चौथा है नैनीताल। तो संगला कोटी मेला इसका आंसर होगा पौड़ी में। ये कहाँ है? पौड़ी में। जगह भी जो है वो पौड़ी में है और यहीं पे मेला आयोजित भी किया जाता है। 56वां क्वेश्चन है धात नामक संस्था का गठन किसने किया? पातीराम, नैन सिंह रावत, लोकेश नवानी, भगत सिंह बिष्ट। तो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व आप देख रहे होगे। धात नामक संस्था जो बनाई है इसका आंसर होगा तीसरा लोकेश नवानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 57वां ज्वालपा देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? नयार, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर। तो ज्वालपा देवी मंदिर अगर आपने मैप में देखा हो इसे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये नयार हो जाएगा। नयार नदी के किनारे स्थित है ज्वालपा देवी मंदिर। 58 क्वेश्चन है पिनाकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चंपावत, दूसरा ऑप्शन है बागेश्वर, उत्तरकाशी या चमोली। तो पिनाकेश्वर मंदिर जो आएगा इसका आंसर होगा बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किन शहरों को जुड़वा राष्ट्रीय विरासत के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है जागेश्वर दारहट, ऋषिकेश हरिद्वार, श्रीनगर लैंसडाउन, गंगोत्री यमुनोत्री। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड, ऋषिकेश और हरिद्वार वाला जो ग्रुप है इसको जुड़वा राष्ट्रीय विरासत के रूप में चुना गया इन शहरों को। 60वां क्वेश्चन है मुख्यमंत्री हुनर योजना किस वर्ष से संचालित की जा रही है? उत्तराखंड में ही ये संचालित हो रही है। ऑप्शन है पहला 2007, 2011, 2013, 2015। तो मुख्यमंत्री हुनर योजना आपको याद रखनी है 2015। और इसी प्रकार से जितनी भी योजनाएं छपी हैं वो सब आपको याद रखनी है, वहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है हर पेपर में। 61वां जो क्वेश्चन है राज्य विधानसभा द्वारा कब GST विधेयक को पारित किया गया? यानी उत्तराखंड राज्य विधानसभा की ये बात कर रहा है। ऑप्शन है पहला 7 दिसंबर 2017, दूसरा 7 जुलाई 2017, अगला है 2 मई 2017 और उसके बाद है 2 जुलाई 2017। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा 2 मई 2017। विधेयक पारित करने की बात ये कर रहे हैं, लागू करने की नहीं। 62 जो क्वेश्चन है वो है पवनदीप राजन का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकार, तबला वादक, इतिहासविद, लोक गायक। तो पवनदीप राजन आपने देखे होंगे काफ़ी फेमस हुए हैं, तबला वादक ही हैं। ठीक है, गूगल आप इनको सर्च कर सकते हो, एक बार आप इनकी तस्वीर देख सकते हो जिसके बाद आपको ये लंबे समय तक याद रह सकता है। 63वां क्वेश्चन है पार्वती ताल किस जनपद में है? चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा तीसरा पिथौरागढ़। 64वां बाटा घाटा कांड
किस वर्ष गठित हुआ था? तो ये बाटा घाटा कांड आपने देखा होगा, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ, ये 1930, 1994, 1947, 1948। तो ये बाटा घाटा कांड जो है ये मसूरी के निकट एक जगह से संबंधित है और इसका आंसर जो है वह है 1994। 65वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें है कामदेव पर्वत कहाँ स्थित है? कामदेव पर्वत बताना था, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चमोली। तो कामदेव पर्वत जो है इसका आंसर होगा पौड़ी। ठीक है, कामदेव पर्वत जो है पौड़ी में स्थित है, दूसरा इसका आंसर होगा। 66वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस स्थान पर कालिका मठ है? टिहरी, श्रीनगर, द्वारहाट या रुद्रपुर? तो कालिका मठ के विषय में आपने पढ़ा होगा, श्रीनगर में है। श्रीनगर में ही फेमस मंदिर आपने कमलेश्वर मंदिर के विषय में भी सुना होगा, जहाँ खड़ दीपक पूजा का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, निम्न में से किस स्थान पर कालिका मठ है? ये हो गया श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी की स्थापना किस वर्ष हुई? चर्चित जो विद्यालय हैं, चाहे दून स्कूल हो, डीएवी हो, इनकी स्थापना आपको याद रखनी है। सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी की स्थापना, एक तो आपको सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी याद रखना है और एक शेरवुड कॉलेज नैनीताल भी आपको याद रखना है। ऑप्शन है जो पहला 1834, दूसरा 1853, 1870 या 1860। तो इसका आंसर होगा दूसरा 1853 में। 68वां जो है, चंद्रशेखर लोहानी का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? कलाकार, वैज्ञानिक, साहित्यकार या खेल जगत? तो चंद्र सिंह लोहानी को आपको याद रखना है कि ये विज्ञान के क्षेत्र से, यानी एक वैज्ञानिक थे प्रसिद्ध, तो वैज्ञानिक इसका आंसर होगा। 69वां क्वेश्चन जो है, किसके राम कैसे राम किसकी रचना है? मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल, लीलाधर जगूड़ी या शैलेश मटियानी? ठीक है, एक बोरीवली से बोरी बंदर है और इसके अलावा जो ये किसके राम कैसे राम है, ये भी शैलेश मटियानी की ही रचना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये रचना किसकी है? शैलेश मटियानी की। और मंगलेश डबराल जो हैं तो इनकी पहाड़ पे लालटेन इस टाइप से जो है कई रचनाएं इनकी भी हैं। 70वां क्वेश्चन अगर हम देखें, फड़कानौला शैलाश्रय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली या हरिद्वार? तो फड़कानौला शैलाश्रय जो है ये हम उत्तराखंड में जो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं उसमें हमें ये शैलाश्रय देखने को मिलता है। इसका आंसर जो होगा अल्मोड़ा होगा, अल्मोड़ा। ठीक है, यशोधर मठपाल का नाम भी इससे जुड़ा है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 71वां जो है, रामडोला का मेला कहाँ आयोजित होता है? रामडोला का मेला श्रीनगर में, खटीमा में, द्वारहाट में या वाराही धाम में? तो रामडोला का मेला जो है ये खटीमा में आयोजित होता है, तो खटीमा आपको याद रखना है। 72वां जो है, आटाघाट किसकी सहायक नदी है? कोसी, अलकनंदा, मंदाकिनी या पिंडर की? आटाघाट जैसे कि नाम सुना होगा आपने, चमोली में जो 52 गढ़ों में सबसे फेमस गढ़ था चांदपुरगढ़, वो आटाघाट के किनारे है और ये किसकी सहायक नदी है? पिंडर की। तो ये बात आपको याद रखनी है, पिंडर की सहायक नदी है। 73वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? 1909, 1919, 1921 या 1928? तो उत्तराखंड में नमक सुधार समिति आपको याद रखना है 1919 में बनी थी। 1919 में नमक सुधार समिति, जिस वर्ष क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, ये सारी जो है प्रमुख घटनाएं जिस वर्ष हुई उसी वर्ष उत्तराखंड में क्या था, नमक सुधार समिति का भी गठन किया गया। 74वां क्वेश्चन जो है, यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भीमताल, देहरादून, रुड़की या कोटद्वार? तो यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है। 75वां क्वेश्चन जो है, कुमाऊं क्षेत्र में भवन निर्माण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है औजी, दूसरा है बरा, तीसरा है बाड़ी या चौथा है औड़? तो याद आपको रखना है कि कुमाऊं क्षेत्र में भवन निर्माण करने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है औड़, चौथा हो जाएगा आंसर औड़। 76 क्वेश्चन है, राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी? ऑप्शन है पहले प्रदीप सा, दूसरा है पृथ्वीपति सा, तीसरा है कीर्ति सा और चौथा है नरेंद्र सा। तो राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी? तो आपको याद रखना है नरेंद्र सा की। 77वां क्वेश्चन है, रहाली बुग्याल किस जनपद में है? रहाली बुग्याल, ऑप्शन है पहला चमोली, दूसरा है उत्तरकाशी, तीसरा है बागेश्वर और चौथा है पिथौरागढ़। तो रहाली बुग्याल आपको याद रखना है कि ये पिथौरागढ़ में स्थित है। 78वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गढ़ टिहरी जनपद में था? तारागढ़, राज्यगढ़, उप्पूगढ़ या लोहागढ़? तो जब हम परमार राजवंश पढ़ते हैं, अजयपाल के विषय में पढ़ते हैं कि कैसे उसने 52 गढ़ जो हैं उनको एक किया, उस समय टिहरी में एक गढ़ आता है उप्पूगढ़, और उप्पूगढ़ का उस समय शासक आता है कप्पू चौहान। जब अजयपाल के सामने गढ़वाल के सभी शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो कप्पू चौहान जो कि उप्पूगढ़ का शासक था, उसने वीरतापूर्वक अजयपाल का सामना किया था। तो ये उप्पूगढ़ जो हो जाएगा ये टिहरी में हो जाएगा।
79 की अगर बात करें, बगवाली पोखर का युद्ध का संबंध किस गढ़ शासक से रहा? ऑप्शन है प्रदीप शाह, जयकृत शाह, ललित शाह या प्रद्युमन शाह। तो 79वां जो है ये बगवाली पोखर वही युद्ध है जिसमें कि गढ़वाल के एक शासक ने कुमाऊं को विजित कर लिया था और यह शासक था ललित शाह। ठीक है, ललित शाह। तो आंसर जो हो जाएगा इसका ललित शाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसविलास काव्य के रचनाकार कौन है? सदानंद अबराल, रामचंद्र या हरिदत्त शर्मा या भरत कवि? तो रसविलास काव्य जो है ये किसकी रचना है? तो आंसर होगा सदानंद अबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? चित्रकला, साहित्य, सेना या विज्ञान? तो ये क्वेश्चन लगभग सभी ने सही किया होगा। पहले एक बार ग्रुप सी में आया, उस टाइम पेंटिंग ऑप्शन में था, तो एक ही बात है, इसमें आंसर होगा चित्रकला। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह कंडारी या चंद्र सिंह बिष्ट? तो आंसर जो होगा इसमें दूसरा होगा, चंद्र सिंह भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83वां, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे? डीडी पंत, भद्रदत्त पांडे, मथुरा प्रसाद बमराड़ा या जोत सिंह नेगी? तो यूकेडी के विषय में आपने स्थापना के विषय में पढ़ा ही होगा और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डीडी पंत, देवीदत्त पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 84वां, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया? रूपचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद या फिर उद्योगचंद? तो पुरुषोत्तम पंत के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसको पुरुष पंत भी बुकों में लिखा गया है। यह सेनापति था रुद्रचंद का, और ख़ास बात ये थी कि रुद्रचंद को सीरा क्षेत्र विजित जो कराया था वो किसने कराया था? वो उसमें योगदान इसके सेनापति का था पुरुषोत्तम पंत, जिसके बाद रुद्रचंद ने इसको क्या किया था? सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85वां, निम्न में से राज्य के किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? ऑप्शन है मथुरा प्रसाद मटपाल, चारूचंद पांडे, रमेश चंद्र और चौथा है सुंदर सिंह बिष्ट। तो इसके लिए आपको पूरी वो लिस्ट पढ़नी पड़ेगी कि किस किस को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा सुंदर सिंह बिष्ट। 86वां क्वेश्चन है, जागड़ा त्योहार का संबंध किस देवता से? ऑप्शन है गणेश, चौलादा, तीसरा पावसी या चौथा महासु? तो महासु देवता का जो स्नान है उसी को जागड़ा नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा महासु। 87वां क्वेश्चन, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? मुंसिफ, तखत, सिपाही या दरोगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, तखत। 88वां क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्न में से कौन सा गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म है? घर जमाई, कभी सुख कभी दुख, कौतिक या जगवाल? तो आंसर हो जाएगा जगवाल। अभी पेपर में इसके विषय में आया था कि जगवाल के डायरेक्टर उन्होंने पूछे थे, निर्देशक, जो कि पारेश्वर गौड़ थे। 89वां क्वेश्चन, निम्न त्योहारों में से यमुना बेसिन में कौन सा मत्स्य खेत से संबंधित है? पंचाण, मौन मेला, जागड़ा या बिशु मेला? तो ये आपने पढ़ा होगा, मौन मेला इसका आंसर होगा। 90वां क्वेश्चन जो है, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? इसका आंसर होगा सुसिर वाद्य, क्योंकि रणसिंगा वगैरह जो फूक बजा के बजाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? सुसिर वाद्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तुंगनाथ जो कि पंच केदारों में से एक है, इसमें शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? नाभि, बाहा या जटा की? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तुंगनाथ में भुजा की होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बाहा वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 92 क्वेश्चन जो है कि राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी किस स्थान पे है? मंगलौर, हल्द्वानी, काशीपुर या कोटद्वार? तो गुड़ मंडी जो है वो मंगलौर में है, हरिद्वार में। उत्तराखंड में दून कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक घाटियों को, नदी घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदानों को? तो आंसर होगा उत्तराखंड में दून कहा जाता है किसे? संरचनात्मक चौरास घाटियों को ही दून कहा जाता है। 94 क्वेश्चन की बंदरपूछ पर्वत चोटी राज्य के किस जिले में स्थित है? तो बंदरपूछ आपको पता है उत्तरकाशी में स्थित है। यमुना नदी जो है उसका उद्गम स्थल वहां से। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण क्या था? भूस्खलन, बाढ़, भूकंप या बादल फटना? तो 1991 में आपको पता है कि उत्तरकाशी में भीषण भूकंप आया था। 96 हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माई लाइफ माई मिशन किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी रामदेव, राजनाथ सिंह, मनमोहन सिंह या अमीश त्रिपाठी? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है माई लाइफ माई मिशन स्वामी रामदेव के द्वारा लिखी गई है। 97 है, छत्र महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर, बूंदी, आगरा या कश्मीर? तो इसका आंसर होगा बूंदी, राजस्थान में। 98वां क्वेश्चन जो है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1990, 1992, 1996 या 1985? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको याद रखना है 1992 में शुरू हुआ था। और 99वां क्वेश्चन जो है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय, ये स्टैटिक जीके में आपने पढ़ा होगा, मिहिर सेन। इसका आंसर होगा मिहिर सेन। और 100वां क्वेश्चन जो है, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद, वीएम कॉल, अरविंद घोष या दांते? डिवाइन लाइफ आएगा तो आपको याद रखना है शिवानंद,
और लाइव डिवाइन आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं। तो ये 100 क्वेश्चन आपके इस पेपर के हो गए। आप अपना मूल्यांकन इससे कर सकते हो। और बाकी कुछ लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन जो है टाइमली देखना है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको तुरंत जैसे ही सॉल्यूशन मिले वो तुरंत आपको यूट्यूब पे दिख जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और इसके अलावा जो है आपके अन्य जो साथी हैं उनको भी आप इस चैनल के विषय में बता सकते हैं। धन्यवाद।